नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, है ना। और जो है आप अगर देखोगे तो आपके में MP टेट है ना। और अगर मैं बात करता हूँ MP टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा, हालांकि नाम पात्रता परीक्षा रख दिया है लेकिन सिलेबस जो है वो सिमिलर है। पात्रता और मेंस का अभी आया नहीं है लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको मैच होती हुई मिलेंगी, है ना। तो MP टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा, जितने भी एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं उनको यूट्यूब की भी क्लास देखनी है और एप्लीकेशन की भी क्लास देखनी है। दोनों के रजिस्टर अलग अलग बनाने हैं। मैंने आपको बताया भी था कि दोनों रजिस्टर मतलब नोटबुक आपकी अलग अलग होनी चाहिए दोनों की, है ना। सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है, सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाने हैं और जो हमारे नोट्स बनेंगे हम उन्हीं का रिवीजन करेंगे। कोई हम अलग से किताबें नहीं खरीदेंगे। सोर्स कम, रिवीजन ज़्यादा, सिलेक्शन हो जाएगा। सभी लोगों को क्लास शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। तो MP टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा, मैं बात करता हूँ इतिहास की। एप्लीकेशन पर एक क्लास हो चुकी है इसकी, है ना। इंट्रो क्लास बोल दो, आप कुछ भी बोल दो उसको। एक क्लास हमने देख ली है। जैसा कि हम देखते हैं कि 14 यूनिट मिलती हैं। यूनिट 1 में आपका लिखा है इतिहास से आशय, है ना। इतिहास से आशय लिखा है और दूसरा पॉइंट लिखा है उसने आपका इतिहास से आशय के साथ साथ उसने लिखा है कि इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, है ना। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपको 2 सवाल यहीं से मिलेंगे। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत 2 से 3 सवाल केवल यहीं से मिलेंगे। जैसे आपने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका देखा कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसने किसने लिखा, मनु स्मृति पर टीका किसने किसने लिखा, किसने नहीं लिखा, ऐसा सवाल पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर में यह सवाल आपसे पूछा भी गया था। तो आइए बात करते हैं इतिहास से आशय क्या है। तो अतीत की घटनाओं का, अगर हमें अतीत की घटना का कोई कारण देखना है, कोई प्रभाव देखना है या हमें उसका व्यवस्थित अध्ययन करना है तो यही इतिहास कहलाता है। 1857 की क्रांति क्या अतीत की घटना है? तो जवाब होगा हाँ, जवाब होगा हाँ। मैंने बोला फ्रांस की क्रांति, मैंने बोला रूस की क्रांति, मैंने बोला चीन की क्रांति, मैंने बोला अमेरिका की क्रांति, मैंने बोला 1929 की आर्थिक मंदी, मैंने बोला इटली का एकीकरण, मैंने बोला जर्मनी का एकीकरण, मैंने बोला नाजीवाद फासीवाद जैसी अधिनायकवादी संकल्पनाओं का उदय, मैंने बोला राष्ट्र संघ का उदय, मैंने बोला संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। क्या ये अतीत की घटनाएं हैं? इन घटनाओं के पीछे कोई कारण रहा होगा। हाँ, 1857 की क्रांति के कारण देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण देखा है, हाँ। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति के कारण देखे हैं, हाँ। इसी प्रकार रूस की क्रांति के कारण देखे हैं, हाँ। तो अगर अतीत मतलब जो बीत गया समय है उसी को अतीत बोला जाता है। अगर मैं अतीत की घटनाओं का कारण पता करने जाता हूं, अतीत की घटनाओं का प्रभाव पता करने जाता हूं, तब अगर मैं इसका अध्ययन व्यवस्थित रूप से करता हूं, एक हायरार्की बनाकर करता हूं, तो इसी को इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास से आशय सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राचीन काल की ऐसी घटनाएं, है ना, जिसमें विश्वसनीयता होती है, क्रमबद्धता होती है, स्रोत की महत्ता होती है और इसका क्रमबद्ध ज्ञान देने वाला जो होता है उसी को इतिहास कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर ये MP टेट में भी सवाल कुछ इस तरीके से आया हुआ है। शिफ्ट आप देख लेना, उसने यही बोला है कि अतीत, उसने यही जवाब दिया है ना। अतीत की घटनाओं का कारण एवं अतीत की घटनाओं का कारण एवं प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन करना, व्यवस्थित अध्ययन करना, व्यवस्थित, है ना, व्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। व्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। व्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। व्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। मैंने यहां पर लिखा है कि अतीत की घटनाओं का, है ना, अतीत की घटनाओं का कारण और अतीत की घटनाओं का प्रभाव
और इनका मैं अगर व्यवस्थित अध्ययन करने बैठता हूं तो यही क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। सर हमें अभी समझ में नहीं आया, है ना, सर अभी हमें समझ में नहीं आया। प्राचीन काल की, प्राचीन मतलब पुराने समय की, प्राचीन काल की, अब घटना तो घटित हो चुकी है ना। सर जी मेरा बीकॉम कंप्यूटर से था और एमकॉम इकोनॉमिक्स से बिजनेस से है ना, तो आप जो है कॉमर्स से दे पाएंगे, है ना। एमकॉम इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से है, नहीं आप जो है कॉमर्स से दे पाए। वर्ग के लिए कौन सा सब्जेक्ट से फॉर्म डालूंगी, कॉमर्स से, कॉमर्स से डाल पाएंगे, है ना। हाँ क्योंकि आपका बिजनेस है ना उसमें और इकोनॉमिक्स है। आपने अगर एमए इकोनॉमिक्स से किया होता तो आप दे पाते। सर जी आपसे एक बात जाननी है, तो क्या जो ये वीडियो में अभी लाइव पढ़ा रहे हैं हम इससे तैयार कर सकते हैं क्या? सर क्योंकि अभी हम आपका कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज मार्गदर्शन करते करें, क्या करें। देखो ये बीच बीच में क्लासेस मिलेंगी, ये एक क्लास अब ऐसा तो है नहीं कि इतिहास जानने के सोर्स में पूरा यूट्यूब पर पढ़ा दूं। एक क्लास आपको डेमो के तौर पर दे रहा हूं, तो प्रॉपर तैयारी तो नहीं हो पाएगी, है ना। आप नोट कर सकते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा। कभी भविष्य में इसकी दूसरी क्लास आएगी तब आप उससे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, है ना। और इसमें मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, अभी तो ये डेमो लेक्चर्स हैं तो हर एक टॉपिक का एक एक लेक्चर। अब जैसे मेरा कल का टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार। अब देखना कि वर्ग एक में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे करवाते हैं और वर्ग एक में हम दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे करवाते हैं। और जब आप ये पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैं पेपर दूंगा, या 1 जून को जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा तब उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का विस्तार तुम देख लेना और सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। बस अप्रोच और एनालिसिस होना चाहिए। सर मेरा कोर्स नहीं है, तांडव का कोर्स है, 1999 में है, पढ़ाता मैं हूँ, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। आगे कोशिश करूंगी जी, बिल्कुल, है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल पढ़िएगा, है ना। आपका पूरा सपोर्ट रहेगा, आप पढ़िएगा, कंटिन्यू करिएगा, है ना। तो अतीत की घटनाओं का कारण एवं प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान देने वाला, प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान देने वाला, है ना, ही इतिहास है। इतिहास क्या है, इतिहास से आशय क्या है? तो मैंने उसको बोला, एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि इतिहास क्या है, तो मैंने उससे बोला कि जो प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध क्या देता है, ज्ञान देता है। अब इस क्रमबद्धता का मतलब क्या है? इस क्रमबद्धता का मतलब यह है कि क्या आप लोगों ने मौर्योत्तर काल जब पढ़ा तब उसमें आपने शुंग वंश देखा? हाँ। शुंग वंश के बाद कण्व वंश देखा? हाँ। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश देखा? हाँ। क्या आपने जब मगध राज्यों का उत्कर्ष पढ़ा तब उस समय आपने सबसे पहले आपने देखा था कि वहां पर बृहदत्त वंश आया था? हाँ। बृहदत्त वंश के बाद आपने देखा हर्यक वंश आया था? हाँ। हर्यक वंश के बाद आपने देखा शिशुनाग वंश आया था? शिशुनाग वंश के बाद आपने देखा नंद वंश आया था? और नंद वंश के बाद आपने देखा मौर्य वंश आया था। आपने देखा है कि मौर्योत्तर काल में ही जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे तब सबसे पहले इंडो ग्रीक अटैक हुआ, हिंद यूनानी आक्रमण हुआ, फिर शकों ने आक्रमण किया, फिर पहलों ने आक्रमण किया, फिर कुषाणों ने आक्रमण किया, है ना। सर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा ही मतलब मैं पढ़ाऊंगा उसमें, है ना। 1999 रुपए का है ना, 2000 रुपए का है। आप चाहो तो एप्लीकेशन पर कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर डेमो लेक्चर्स पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इनसे जुड़कर सिलेक्शन ले सकते हैं तो ही आप खरीदिएगा, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जब YouTube पर हम पढ़ाते हैं तब आप लोग कमेंट करते हो कि आ गए कोर्स बेचने के लिए। बिल्कुल सर कोर्स बेचने के लिए तो आते ही हैं, है ना, लेकिन हम पढ़ाते ईमानदारी से ही हैं। आप जाकर एप्लीकेशन पर देख सकते हो और वर्ग 2 के जो स्टूडेंट होंगे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। डेमो देते रहें प्लीज, बहुत हेल्प मिलती रहेगी। डेमो कंटिन्यू रहेंगे, है ना, ये डेमो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे। अक्षत जी मैंने जहां तक है आपके सवाल का जवाब दे दिया है, ठीक है सर। तो क्रमबद्धता समझ में आ गई
कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया है, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आया है। और उस मौर्योत्तर काल में हमने दो टाइप से चीजें देखी हैं। दो टाइप से मतलब एक तो हमने विदेशी आक्रमण देखे हैं, और विदेशी आक्रमण के साथ साथ हमने एक तरफ देशज राजवंश देखा है। तो शुंग वंश आया है, कर्ण वंश आया है, सातवाहन वंश आया है, आभीर वंश आया है, वाकाटक वंश आया है, विष्णु कुंडिल वंश आया है। सर इनके तो नाम नहीं सुने, सुनोगे अभी आप, है ना। तो प्राचीन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान देने वाला ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का कारण प्रभाव, है ना, का अगर हमें व्यवस्थित अध्ययन करना है तो हम इतिहास को अभी कैसे जानेंगे, ये सब मैं बताऊंगा। ये सब मैं अभी आपको आगे बहुत रोचक तरीके से बताने भी वाला हूं। सर अतीत की घटनाओं में क्रमबद्ध ज्ञान देने वाला, अब इसमें होना क्या क्या चाहिए? इसमें होना क्या क्या चाहिए? तो इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसमें स्रोत की महत्ता होनी चाहिए। तीन चीज मैटर करती है सर, है ना। एक तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला, है ना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था, है ना, मैंने बोला समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था, और हरिसेन की एक रचना है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो अब हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लिख रहा है, समुद्रगुप्त के दरबार में रह रहा है, समुद्रगुप्त का प्रत्यक्षदर्शी है, समुद्रगुप्त के शासन काल का प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो हरिसेन ने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, समुद्रगुप्त के दरबार में लिखा है। ऐसा ही अकबर के नौरत्नों में से एक है जिसका नाम अबुल फजल है। अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना करी है। तो ये सारी चीजें प्राइमरी सोर्स में आती हैं, प्राथमिक स्रोत में आती हैं। अब मैं अगर बात करूं कि सर मुझे इतिहास की व्याख्या करनी है, तो इतिहास की व्याख्या केवल दो ही तरीके से की जा सकती है, एक पाठ्यात्मक और एक आपका पुरातात्विक। दो तरीके से की जा सकती है। अगर मैं बोलूं पाठ्यात्मक में क्या आएगा, तो मैं फिर जाऊंगा धार्मिक साहित्य की ओर, और धार्मिक साहित्य में मैं सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें ब्राह्मण साहित्य पढ़ाऊंगा तब मैं तुमसे वेद की चर्चा, उपनिषद की चर्चा, अरण्यक की चर्चा, संहिता की चर्चा, उपनिषद की चर्चा, ये सब चर्चाएं करूंगा साहब, स्मृतियों की चर्चा, सब कुछ करूंगा, है ना। यही तो सवाल पूछा है कि मनु स्मृति का टीकाकार कौन नहीं है। यही तो प्रश्न पूछा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है। स्मृतियां क्या हैं? कुछ नहीं है, विधि विधान है, कानूनी विधान है, उसी को स्मृतियां कहा जाता है। तो ये मैं बताऊंगा कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरा, विश्वसनीयता के साथ साथ स्रोत की महत्ता होनी चाहिए। अगर अब स्रोत की महत्ता कैसे होगी? अब साला अगर मुझे हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति मिलता है तो मैं उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानूंगा ना। अगर मुझे गुप्त काल पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में जानना है, तो मैं हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ूंगा या किसी अन्य राइटर की बुक पर विश्वास करूंगा? तो मेरा जवाब होगा कि मैं प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ूंगा और उसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी अन्य किताबों की तुलना में। इसके अलावा एक होता है क्रमबद्धता, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, थम्स अप करके बताइएगा कि ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको स्रोत जानने के लिए, मतलब इतिहास के कैसे आप सोर्स जानोगे, इतिहास जानने के क्या क्या सोर्स हैं। ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 8-10 दिन चलेगा ये, है ना। इतनी बातें समझ में आई? हाँ या ना में जवाब देना है केवल, बस। अगला एक सवाल है, इतिहासकार क्या करता है? इतिहासकार क्या करता है? तो ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, इतिहास की पुनर्रचना करता है। इतिहास की पुनर्रचना करता है। अच्छा, तो इतिहास क्या है? तो इतिहास ऐतिहासिक स्रोतों के इतिहासकार,
इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इतिहास की पुनर्रचना करता है ना। मैंने बोला, अभी सुनते जाना, लिंक करूंगा चीजों को। मैंने बोला ऐतिहासिक स्रोत क्या कितने होते हैं या ऐतिहासिक सोर्स कैसे समझोगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पहले तो कि ऐतिहासिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। एक तो होते हैं प्राथमिक स्रोत। आपने अर्थशास्त्र में जब सांख्यिकीय पढ़ा था, तो सांख्यिकी में जब मैं आपको समंकों का संकलन बता रहा था या कलेक्शन ऑफ डेटा बता रहा था, आंकड़ों का संग्रहण पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको वहां पर दो टाइप से स्रोत बताए थे। एक प्राथमिक स्रोत होता है और एक द्वितीयक स्रोत होता है। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐतिहासिक सोर्सों की अगर मैं बात करता हूं तो ये तीन टाइप से होते हैं। एक प्राथमिक सोर्स होता है, एक आपका द्वितीयक स्रोत होता है और एक सर आपका तृतीयक स्रोत होता है। एक सर आपका तृतीयक स्रोत होता है। सर इनके बारे में क्या डिटेल में पढ़ना पड़ेगा? हाँ, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कितना डिटेल मैं बता देता हूं, है ना, कि कितना डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो यहां पर जो प्राथमिक स्रोत है, ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। ये घटना के, मैंने लिखा यहां पर, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। ये घटना के क्या होते हैं? प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं और ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं। मतलब एक बात तो हमें यह समझ में आ गई कि अगर मैंने 1857 की क्रांति देखी होती, लाइव देखी होती, जैसे आज तुम मुझे देख रहे हो, तो तुम प्रत्यक्षदर्शी हो, है ना। अगर मैं 1857 की क्रांति देख कर आता, अगर मैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखता, तो मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता। अगर मैंने पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध देखा होता, तो मैं उसके बारे में बता सकता था, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी होता। तो प्राथमिक सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसकी उत्पत्ति, या मैं बात करूं जो घटना है, वो घटना वास्तव में देखी होगी। पीजी इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, 54% है, ठीक है। वर्ग एक की एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। ओबीसी कैटेगरी से होंगे तो दे सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं, क्या सुनना मेरी बात, मैंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति। अब मैंने यहां पर लिखा प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, तो मैंने लिखा प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचना, समझिएगा, थोड़ा सा समझना है। हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति। और मैंने बोला हरिसेन दरबारी है किसका, तो मैंने ऊपर लिख दिया समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है ना। समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अश्वमेधकर्ता है क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, और कविराज हैं, सिक्कों पर कांच नाम मिलता है। इनका उत्तरापथ अभियान है, इनके दक्षिणापथ अभियान है, इनका आठविक राज्यों पर विजय है, इन्होंने विदेशी शक्तियों को भी पराजित किया है। सब पर बात करेंगे जब हम समुद्रगुप्त पढ़ेंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि यार ये तो गुप्त शासक है या गुप्त काल का शासक है, अरे सर ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। गुप्त शासक तो समुद्रगुप्त है, इसके दरबार में हरिसेन रहता है। हरिसेन ने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो ये आंखों देखा हाल बता रहा होगा या नहीं बता रहा होगा? सर जी वर्ग 2 के पेपर में सोशल साइंस का एप्लीकेशन पर डलवा दीजिएगा प्लीज, मतलब 2 के पेपर सोशल साइंस के एप्लीकेशन पर डलवा दीजिए, ठीक है, डलवा देंगे, चारों शिफ्ट के पेपर डलवा देंगे, है ना। वर्ग 1 वालों की ये, वर्ग 1 वाले ऐसा बोल रहे हैं क्या? वर्ग 1 वाले बोल रहे हैं वर्ग 1 में डलवाना है कि वर्ग 2 में डलवाना है? वर्ग 2 वालों का तो खत्म हो गया, वर्ग 1 वालों को चाहिए क्या? वर्ग 1 वालों को चारों शिफ्ट के पेपर एप्लीकेशन पर चाहिए, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ऐसा कुछ बोल रहे हो? एक बार मुझे कंफर्म करिएगा मनोकांत जी, है ना, मैं डलवा दूंगा चारों। अब मुझे ये बस कंफर्म कर दो कि वर्ग 1 में चाहिए एप्लीकेशन में या वर्ग 2 में एप्लीकेशन में, क्योंकि वर्ग 2 वाले तो देखते ही नहीं होंगे एप्लीकेशन पर, है ना, कि अब तो हाँ, वर्ग 2 का। अरे तो पेपर वर्ग 2 का, लेकिन भैया एप्लीकेशन पर वर्ग 1 के में कोर्स में चाहिए या वर्ग 2 के कोर्स में चाहिए, ये पूछ रहा हूं। गुड इवनिंग फरहीन जी। चलिए,
तो यहां पर मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो कि समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन है, इसने रचना लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, है ना। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के समय जो जो भी देख रहा होगा, 2 के मैं ठीक है डलवा दूंगा, है ना, जो जो भी देख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो जो देख रहा होगा वो लिख रहा होगा। अब मैंने हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति को बना लिया है आधार, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। प्रयाग प्रशस्ति को आधार बनाया, आधार बनाकर, है ना, आधार बनाकर मुझे क्या लिखना है, गुप्त काल की, मान लो मुझे क्या लिखनी है, गुप्त काल का सांस्कृतिक इतिहास लिखना है कि मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल में हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सांस्कृतिक इतिहास हो जाएगा। गुप्त काल का मुझे मान लो सांस्कृतिक इतिहास लिखना है। अब मैंने इस गुप्त काल का सांस्कृतिक इतिहास लिखा और प्रयाग प्रशस्ति को आधार बनाया, तो ये किस सोर्स के अंतर्गत जाएगा, प्राथमिक या द्वितीयक, मुझे जवाब दीजिएगा। ये प्राथमिक या द्वितीयक किस में जाएगा, सेकेंडरी स्रोत में, द्वितीयक स्रोत में जाएगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूं, अब मुझे आप बताना, मैंने आपसे बोला ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, ठीक है, ये घटना के मैंने यहां पर लिखा है प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये वास्तविक इतिहास के हिस्सा हैं, क्या ये वास्तविक इतिहास के हिस्सा थे या नहीं थे, बताओ मुझे। वास्तविक, हाँ या ना में जवाब देना है, वास्तविक इतिहास के हिस्सा थे या नहीं थे। हाँ वेरी गुड। आप एक बात याद रखना, वो आपसे सवाल पता है कैसा पूछेगा, प्राथमिक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्राथमिक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तब ये जवाब देने पड़ेंगे, है ना, ये जवाब देने पड़ेंगे। बाबर, अकबर, हुमायूं, विजयनगर, बहमनी, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, सिंधु घाटी सभ्यता, वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्य, खूब पढ़ा है तुमने, ये पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेक्शन करवाएगा, है ना, याद रखना मेरी बात को, यही सवाल नहीं बनेंगे, इसलिए इन पर जोर दे के पढ़ाऊंगा। तो वास्तविक इतिहास के हिस्सा थे, वास्तविक इतिहास के हिस्सा थे। क्या इतिहासकार अतीत की घटनाओं में स्वयं जा सकता है, जवाब दीजिए। मैंने बोला क्या इतिहासकार अतीत की घटनाओं में जाकर उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। अब मैं आज मान लो इतिहास लिख रहा हूं, तो 1857 की क्रांति में जाकर देख सकता हूं क्या कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ था। सर जी प्लीज बताएं एमएसडब्ल्यू का क्या एप्लीकेशन पर अंकिता अनीता नाम क्या है, अनिका, है ना, आप ऑफिस में फोन लगा लीजिएगा क्लास के बाद। इतिहासकार स्वयं अतीतकालीन घटना तक नहीं, वेरी गुड अरुणा, है ना, इतिहासकार स्वयं जो है, स्वयं जो है अतीत की घटनाओं में नहीं पहुंच पाता, स्वयं जो है आज लिखने बैठा हूं और पुरानी घटना में कैसे पहुंच जाऊंगा, तो किसी भी ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, तो इतिहासकार स्वयं अतीत की घटनाओं में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, अतीत की घटनाओं में नहीं जा सकता। और छोटा करें क्या, फिर आपको दिखेगा नहीं। अगली स्लाइड ले लेते हैं, अगली स्लाइड ले लेते हैं। नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है ना। अतीत की घटनाओं में नहीं जा सकता, इसीलिए प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम अतीत में जाकर डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, हम ये नहीं पता कर सकते हैं कितने लोग मरे, है ना, हम ये नहीं पता कर सकते हैं। तो जैसे मुझे मान लो कोई पत्र मिल गया, कोई फोटोग्राफ मिल गया, कोई समाचार मिल गया, है ना, तो इस आधार पर तो मैं बोल सकता हूं ये मौलिक होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, ये फंडामेंटल्स होते हैं, मौलिक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, मौलिक होते हैं। और एक व्यक्ति ने बोला है, मार्विक ने बोला है, याद रखना ये सेंटेंस, मार्विक ने बोला है
प्राथमिक स्रोत कच्चा माल होते हैं, है ना, प्राथमिक स्रोत कच्चा माल होते हैं, प्राथमिक स्रोत कच्चा माल होते हैं। मतलब अभी गेहूं है, अभी इसमें तेल मिर्च मसाला या मतलब इसमें आटा वाटा बनाने आटा बनाने के लिए, है ना, गेहूं को बढ़िया क्या करना है हमें, तो इसमें अभी देखना तुम धीरे से, कच्चा माल है और फिर ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक स्रोत। इसको सहारा ले लेंगे, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति का सहारा ले लेंगे, और अकबर के समय में जो आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा, या अकबरनामा लिखी गई है, उसका सहारा लेके अकबर का प्रशासन बता देंगे। तो अगर मैं अकबर का प्रशासन बता रहा हूं, अगर मैं गुप्त काल का सांस्कृतिक इतिहास बता रहा हूं, और मैंने सहारा गुप्त काल के लिए समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति का लिया है, और अगर मैं अकबर के काल का प्रशासन बता रहा हूं और मैंने सहारा जो बुक का लिया है वो लिया है मैंने, मान लो किसका, तो आप बोलोगे सर आपने जो है आईने अकबरी को सहारा माना है, सहारा आईने अकबरी अबुल फजल की जो है इसको आपने एक आधार मानकर आपने अकबर के समय के प्रशासन की जानकारी दे दी है। तो ये सारी चीजें जो है ना सर ये द्वितीयक स्रोत में आएंगी, ये सारी चीजें जो है ना सर ये द्वितीयक स्रोत में आएंगी। दिख रहा है? अब जो आगे लिखेंगे वो है ना, अब दिख रहा होगा, अब जो लिखेंगे वो आगे वाली स्लाइड में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो, है ना, थम्स अप कर दो। पत्र, फोटोग्राफ, समाचार, ये सब तैयार किए जाते हैं, मौलिक होते हैं। चलो, मैंने पूछा गौण स्रोत या अनुपूरक सोर्स किसे कहा जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दो, गौण स्रोत और अनुपूरक स्रोत किसे कहा जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गौण स्रोत एवं अनुपूरक स्रोत किसे कहा जाता है। थम्स अप कर दिया है अरुणा ने, अनीता ने, वेरी गुड। यहां पर द्वितीयक स्रोत में क्या, द्वितीयक स्रोत को बोला जाता है गौण स्रोत, है ना, या इसी को बोला जाता है अनुपूरक स्रोत। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि गौण स्रोत व अनुपूरक स्रोत, क्योंकि ये मौलिक तो है नहीं, मौलिक तो ये है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी है, हमने देखा है उसको जाके, तो इसे गौण स्रोत एवं अनुपूरक सोर्स भी कहा जाता है। और इसमें क्या प्राथमिक स्रोतों का सहारा लिया जाता है, हाँ या ना में जवाब दो। प्राथमिक स्रोतों का सहारा लिया जाता है या प्राथमिक स्रोतों को आधार माना जाता है, प्राथमिक स्रोतों को आधार माना जाता है ना, तभी हम द्वितीयक सोर्स की क्या कर सकते हैं, तो द्वितीयक सोर्स को तभी हम जो है, हाँ, और द्वितीयक स्रोत को तभी हम लिख सकते हैं द्वितीयक स्रोत। हाँ, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए है ना, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, कौन सा, तो गुप्त काल का मान लो मैं सांस्कृतिक इतिहास लिख रहा हूं और प्रयाग प्रशस्ति को मैंने आधार माना है ना, गुप्त काल का मैं क्या लिख रहा हूं, सांस्कृतिक इतिहास लिख रहा हूं, और दूसरा मैंने लिखा है अकबर के समय का या अकबर कालीन में मान लो प्रशासन लिख रहा हूं, अकबर कालीन में प्रशासन लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर दो चीजों को, यहाँ पर मैंने हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति को आधार माना है और यहाँ पर मैंने अबुल फजल की आईने अकबरी को आधार माना है। तो प्राथमिक स्रोतों को आधार माना जाता है, फिर उसके बाद रचना की जाती है। तो इस तरीके से ये द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं, किसी न किसी मध्यस्थ के माध्यम से हमारे पास जो है वो आंकड़ा आता है। यहाँ पर वर्णन, व्याख्या, मूल्यांकन, विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर हम क्या क्या चीजें करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हो, यहाँ पर आप किसी चीज की व्याख्या कर सकते हो, यहाँ पर आप किसी चीज की विश्लेषण कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर वर्णन कर दो, व्याख्या कर दो, विश्लेषण कर दो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो वर्णन है, व्याख्या है, विश्लेषण है, ये सब द्वितीयक स्रोत में आपको देखने को मिलेगा। मूल्यांकन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और मध्यस्थ के माध्यम से ये सोर्स हमारे पास आते हैं, है ना। हाँ, मूल्यांकन भी लिख सकते हो, मूल्यांकन भी लिख सकते हो। और मैंने क्या बोला है कि मध्यस्थ के माध्यम से जानकारी आती है, मध्यस्थ के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से जानकारी आती है, मध्यस्थ के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है, मध्यस्थ के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है। और मध्यस्थ कौन है, तो वही आपका प्राथमिक स्रोत है। और अब अगर मैं तृतीयक स्रोत की बात करता हूं, अब मैं अगर तृतीयक स्रोत की बात करता हूं, तो जब मैं प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत को आधार मानूंगा
तब मुझे तृतीयक सोर्स क्या करने पड़ेंगे तो देखने को मिलेंगे। प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों को आधार मानकर, है ना, द्वितीयक स्रोतों को आधार माना जाता है और उसके आधार पर क्या लिखा जाता है, इतिहास लेखन किया जाता है। ये सब इतिहास लेखन में, इतिहास दर्शन में आप पढ़ते हो, जो कि नेट में भी काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा, सेट में भी काम आएगा। तो ऐतिहासिक स्रोत को मूलतः 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप बताइए। मैंने अभी आपको 2 ही चीजें पढ़ाई हैं, एक इतिहास का आशय और इतिहास जानने के सोर्स में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है ना। और इसी को तृतीयक सोर्स को मैंने बोला है कि भैया आप बोलोगे इसे संदर्भ कार्य भी कहा जाता है ना, इसे संदर्भ कार्य भी कहा जाता है। तो तृतीयक स्रोत को संदर्भ कार्य भी कहा जाता है। जिस प्रकार आपने द्वितीयक स्रोत को गौण व अनुपूरक स्रोत बोला है, इसे संदर्भ कार्य भी कहा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने जब ऐप पर पहली क्लास ली थी तब भी पूछा था, क्या यह मूल व्याख्या है? मैंने आपसे पूछा क्या यह मूल व्याख्या है, हाँ या ना में जवाब दो। तृतीयक स्रोत से जो आपको इतिहास की जानकारी मिल रही है, क्या यह मूल व्याख्या है? क्या यह मूल विश्लेषण है? नहीं, वेरी गुड, है ना। तो यह मूल व्याख्या नहीं है, यह मूल व्याख्या नहीं है। भविष्य में ऐसे सवाल आएंगे तो बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो यह मूल व्याख्या नहीं है, इसे संदर्भ कार्य के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हैं, मतलब मेरे पास प्रयाग प्रशस्ति भी है और मेरे पास गुप्त काल का सांस्कृतिक इतिहास भी है ना। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इसका सिंहावलोकन करना है। तो प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का सिंहावलोकन कहाँ पर होता है, तो तृतीयक स्रोत तैयार करते समय। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का क्या करना है, सिंहावलोकन करना है। मतलब हमें अच्छे से जांच परख कर हमें तृतीय स्रोत को तैयार करना है। एक बार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत अगर आपको समझ में आ गए हों तो मुझे थम्स अप करके बोल दो कि हाँ सर, हमें जो है प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब भैया इन इतिहास की व्याख्या कैसे करोगे, मुद्दा ये है ना। इस इतिहास की व्याख्या कैसे करोगे, तो अब एक सवाल आता है ऐतिहासिक व्याख्यान, एक सवाल आता है ऐतिहासिक व्याख्यान। तो इतिहास की व्याख्या केवल 2 ही तरीके से की जा सकती है। मुझे इसका कोई तीसरा कोई मुझे जो है आधार नहीं मिला। ऐतिहासिक व्याख्यान जो है वो केवल 2 तरीके से, एक तो आप बोल सकते हो पाठ्यात्मक व्याख्यान और दूसरा आप बोल सकते हो पुरातात्विक व्याख्यान। याद आ रहा है? हाँ सर, पुरातात्विक व्याख्यान, ठीक है सर, हम समझ गए। पुरातात्विक व्याख्यान, है ना, हाँ, व्याख्यान, पुरातात्विक व्याख्यान। और एक हमने बोला है पाठ्यात्मक व्याख्यान। ठीक है सर, आप हमें व्याख्यान करके बताओ कि इसको आप कैसे बांटोगे, पाठ्यात्मक जो पढ़कर, और पुरातात्विक मतलब जो खुदाई से, जैसे हमने कोई सिक्कों पर लेख लिखा या मान लो वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में लिखा तो उसको पढ़ा गया होगा। तो पढ़कर मतलब पाठ्यात्मक व्याख्यान। फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे कि भैया समुद्रगुप्त का नाम हमें सिक्कों पर कांच मिलता है, तो वो हमने सिक्का पढ़ा होगा, तब तो हमने बोला है कि समुद्रगुप्त को कांच भी बोला जाता है ना। चंद्रगुप्त और कुमार देवी, आपने सुना भी होगा कि जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी थी कुमार देवी, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उनकी जो फोटो है वो सिक्कों के पीछे अंकित की गई। तब वो हमने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तब तो उसमें लिखा होगा कुमार देवी और चंद्रगुप्त, तब तो हमने उसकी व्याख्या करी। जैसे हमने देखा अशोक के शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है, अब 13वां शिलालेख कैसे मिला, तो जब खुदाई करी गई होगी, पुरातात्विक विभाग के द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे के द्वारा खुदाई करी, अब उससे हमें क्या मिला, तो एक शिलालेख मिला। अब शिला मतलब चट्टान, तो खोद कर तो हमें चट्टान मिल गई, शिला मिल गई, चट्टान या शिला बात एक ही है, स्टोन।
तो जब वो हमें पत्थर मिला तो उस पर कुछ लिखा था, तो लिखने के बाद हमने उसको पढ़ा होगा, तभी तो तुम बोलते हो कि अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग अभियान की जानकारी मिलती है। और हमें यह भी पता चलता है कि अशोक ने कलिंग अभियान के पश्चात धम्म नीति का अनुसरण किया और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी और अशोक ने अब अहिंसा का मार्ग अपना लिया है, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं और आगे चलकर यही मौर्य वंश के पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि धम्म आपने इतना ज्यादा हावी कर लिया कि आपके जो विरोधी थे, आपके जो शत्रु थे, वो आप पर आक्रमण करते रहे, लेकिन आपने तो कसम खा रखी है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। ऐसा धम्म किस काम का कि शत्रु आक्रमण कर रहा है, महत्वाकांक्षी शासक साम्राज्य का विस्तार करते हुए आपकी सीमा तक आ गए हैं और आप अभी भी धम्म का अनुसरण कर रहे हो, ये तो गलत है ना। नमस्ते भैया रामेंद्र प्रताप चौहान जी। तो पाठ्यात्मक व्याख्यान होता है और एक पुरातात्विक व्याख्यान होता है, और अगर मैं पाठ्यात्मक की बात करूं तो पाठ्यात्मक में मुझे भाषा शैली और विषय वस्तु मिलेगी, है ना। यहाँ पर एक भाषा होगी, हाँ, कई लोग बोलेंगे कि सर जो है पाली भाषा में ग्रंथ मिले, कई लोग बोलेंगे सर प्राकृत भाषा में जो है हमें ग्रंथ मिले, कई लोग बोलेंगे सर हमें संस्कृत भाषा में ग्रंथ मिले। तो पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, उर्दू है, ये चार ही तो भाषाएं होती हैं, मतलब मेनली अगर देखा जाए, है ना। नहीं, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, उर्दू है, ये मतलब, और वो लिपि अलग है, भाषा अलग है। तो भाषा है, शैली है, और इसके अलावा इसके अंदर लिखा गया होगा कुछ विषय वस्तु भी होगी। हाँ सर, विषय वस्तु होगी, है ना, विषय वस्तु होगी। सर वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए, है ना। सर मेगास्थनीज की इंडिका किस में लिखी गई? पाली भाषा में लिखी गई। अच्छा सर, जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी भी कुछ भाषा है, संस्कृत में भी मिलते हैं, हाँ। बुद्ध चरितम बिल्कुल, है ना। अश्वघोष के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे हम, है ना, बहुत सारी है अश्वघोष की। राम राम ज्योति जी, है ना, सभी को राम राम भैया, नमस्कार। चलो अब मैं अगर बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे धार्मिक साहित्य मिलता है। आ नंबर डाल रहा हूं और मैंने यहां पर लिखा है धार्मिक साहित्य। सर इतना डिटेल क्यों? भैया सवाल नहीं छूटेगा, समय है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा धार्मिक साहित्य। अब जब मैं इस धार्मिक साहित्य को तोड़ता हूं तो धार्मिक साहित्य को मैं तीन भागों में तोड़ सकता हूं, एक ब्राह्मण साहित्य और एक आपका ब्राह्मण साहित्य के अलावा मैंने लिख दिया मान लो कि आपका बौद्ध साहित्य, और एक मैंने आपका लिख दिया जैन साहित्य। मतलब इनको मैंने अंग्रेजी के ABC में लिख दिया। एक मैंने लिख दिया ब्राह्मण साहित्य, और ये पूरा का पूरा मुझे लगता है संस्कृत में मिलेगा, ठीक है। एक मैंने लिख दिया आपका मान लो, एक मैंने आपका लिख दिया बौद्ध साहित्य। क्या पिटक जो तुम्हें मिले हैं, क्या तुमने जो सुत पिटक पढ़ा था, है ना, तुमने विनय पिटक पढ़ा, विनय पिटक पढ़ा, पिटक मतलब पिटारा, जिसमें बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। तो तुमने जब विनय पिटक पढ़ा, सुत पिटक पढ़ा, अभिधम्म पिटक पढ़ा, तब तुमने सुत पिटक के खुद्दक निकाय में कुछ देखा था? ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया था, मुझे कमेंट करके बताओ कि सुत पिटक के खुद्दक निकाय में हमें क्या मिला है, जो आप हमसे पूछ रहा, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये सवाल PYQ में है, मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपको YouTube की क्लास में सॉल्व भी कराया था। खुद्दक निकाय, सुत पिटक। इसके अलावा जैन ग्रंथ भी हैं, आगम भी मिलेंगे, पूर्व भी मिलेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका जैन साहित्य हो जाएगा। सर वेद वगैरह हमें कहां पर पढ़ने को मिलेगा? वेद वगैरह आपको ब्राह्मण साहित्य में पढ़ने को मिलेगा, है ना। वेद वगैरह आपको, हाँ, ये क्या लिखा, जातक कथाओं के बारे में, वेरी गुड, है ना, जातक कथाओं के बारे में। और जातक कथाएं क्या होती हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को हमने जातक कथाओं में संकलित करके रखा है, और ये हमें सुत पिटक के खुद्दक निकाय में देखने को मिलता है। अब मुझे बुद्ध की पूर्व जन्म की घटनाओं को जानना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पिटक में जाऊंगा, सुत पिटक में जाऊंगा, सुत पिटक के अंदर खुद्दक निकाय में जाऊंगा, उसको खोल के देखूंगा, और मुझे जितनी भी जातक कथाएं मिलेंगी उसमें मुझे बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां मिल जाएंगी, तो मैं पढ़ लूंगा, है ना। बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना, यस, यही तो मैं बोल रहा हूं, है ना।
आइए मैं अब हम इस पर बात करें तो सर यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमें चारों वेद देखने पड़ेंगे, ठीक है सर। वेद के अलावा सर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेद के अलावा अरण्यक देखने पड़ेंगे। सर वेदों को संहिता भी बोला जाता है, श्रुति आधारित होती हैं, श्रुति पर डिपेंड होती हैं, हाँ है ना। तो संहिता है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद हैं, ये सारी चीजें है ना। हाँ, कल मैंने आपको दो उपनिषद दो एपिक्स बताए थे, मुझे कमेंट करके बताइएगा है ना। जैसे मैंने आपको दो एपिक्स बताए थे, एपिक्स का मतलब महाकाव्य होता है, और वो कौन कौन से एपिक्स हैं कमेंट करके बताइए। वेद हैं, उपनिषद हैं है ना, अरण्यक हैं, आपके ब्राह्मण हैं है ना। हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको धर्म बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना, यस अरुणा बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। सूत्र साहित्य भी मिलेगा, सुलभ सूत्र वगैरह आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, पुराण भी मिलेंगे है ना। सूत्र साहित्य पुराण ये और लिख लेना है ना। स्मृतियां भी हम देखेंगे, सूत्र साहित्य भी हम देखेंगे, और पुराणों पर भी हम चर्चा करेंगे, पुराणों पर भी चर्चा करेंगे, और धर्म ग्रंथ पर भी हम चर्चा करेंगे, धर्म ग्रंथ पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब इस सूत्र साहित्य में तुमने देखा होगा कि वेदियों की लंबाई चौड़ाई के बारे में, यस देसी सोनी ने बोला है, रामायण और महाभारत ये दो एपिक्स हैं, दो महाकाव्य हैं। एप्लीकेशन पर 6 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास है, यहाँ पर ये वाइंड अप करता हूँ, डेमो लेक्चर्स है, ऐतिहासिक व्याख्यान, अब इसके आगे वेद पढ़ेंगे, अरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, और कैसे हमें इतिहास की जानकारी मिल रही है एप्लीकेशन पर, इसको कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। कल आपको मैं YouTube पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में, दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस तरीके से हुआ, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो शाम को आप लोग सभी लोग 6 बजे जुड़िएगा इस सेशन में YouTube के, है ना। तो एप्लीकेशन में 7 से 8 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास रहती है, और 8 से 9 बजे इकोनॉमी की क्लास रहती है। अभी हाल फिलहाल टाइमिंग यही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए।